तो चलिए बिना समय का आज की क्लास पे स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं ना थके हैं पाँव ना हिम्मत हारिए, ना थके हैं पाँव ना हिम्मत हारिए। शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स आपको ऊर्जावान बनाएंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगी। तो चलिए आज के क्लास पे स्टार्ट करते हैं। देखो मित्र, मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 4 जो है ना, वो उसमें डीपीएसपी मतलब डीपीएसपी का मतलब क्या होता है सर जी? पहले ये बताओ, डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, कोई प्रॉब्लम? देखो ये होता है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है। देखो इस हमारा जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ उस समय हमारे भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि क्या करे, इसे संविधान में रखा तो गया है लेकिन इसे एक कहते ना सरकार पे दबाव बनाना, वो नहीं बनाता। मैं पहले सबसे पहले बता दूं कि ये कहां से लाया गया? आयरलैंड से लाया गया। ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। और क्या आयरलैंड खुद बनाया है? तो नहीं, बिल्कुल गलत। आयरलैंड खुद नहीं बनाया। आयरलैंड कहां से लाया डीटीएसपी के? तो वहां से लाया। कहां से? स्पेन से लाया। कहां से लाया मित्र? स्पेन से। और मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस समय आजाद हुआ उस समय हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। हमारे लिए एक जरूरी था, हमारे संविधान के लिए जरूरी था, लेकिन सरकार मतलब इसको क्या कहे, मतलब इसके लिए वाद योग्य नहीं होता, न्यायालय में हम इसके लिए नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलिए। और इसको केटी शाह जो है ना, केटी शाह क्या बोले? केटी शाह बोले यह एक चेक के समान है, जो कि है तो लेकिन भजेगा या नहीं इसका कोई पता नहीं। समझ में आ गया? केटी शाह ने क्या कहा? यह एक चेक के समान है। साथ ही साथ इसे कहां से लाया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड कहां से लिया? स्पेन से लिया। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं मित्र। हम आपको बता दें कि इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के, कहां से? 36 से लेकर के 51 तक है। कहां से? 36 से लेकर के 51 तक। मैंने भाग 1 में बताया था कि क्या भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का मतलब भारत के राज्य एवं संघ क्षेत्र, यही बताया था ना। भाग 2 में बताया था नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार बताया था। आज भाग 4 पढ़ रहे हैं। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 36 कोई भी चीज के बारे में सबसे पहले परिभाषा पढ़ा जाता है ना, तो अनुच्छेद 36 कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 36 क्या बात करता है? परिभाषा। तो क्या चीज का परिभाषा मित्र? जो पढ़ेंगे उसी का परिभाषा ना। तो डीपीएसपी का परिभाषा का बात करता है 36। कहता है कि डीपीएसपी क्या है, क्यों है, किस लिए, कब लागू किया जाएगा, कब नहीं लागू किया जाएगा, क्या हमारे समाज के लिए जरूरी है, क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में बताता है परिभाषा में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 37 बात करता है मित्र। अनुच्छेद 37 कहता है कि यह प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का कहने का मतलब क्या? यह न्यायालय में, क्या? न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। वाद योग्य नहीं होगा, अर्थात यह प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको लेके हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद मतलब भाग 4 को लेकर डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेके हम कहा? तो कोर्ट में नहीं जा सकते। समझ में आ गया? उसके बाद अनुच्छेद 38 कहता है मित्र। अनुच्छेद 38 कहता है क्या? कि सरकार लोक कल्याण करेगी। क्या करेगी? लोक कल्याण। अगर मान लीजिए सरकार के पास उतना पैसा उस वक्त नहीं था बट अभी है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं? सरकार लोगों का कल्याण कर रहे हैं, जैसे कि राशन देना, राशन कार्ड प्रोवाइड कराना। और साथ ही साथ कुछ आकस्मिक स्थितियों में क्या, जैसे कि कोरोना का समय था तो उसमें क्या सरकार लोक कल्याण की ना, जनता का कल्याण की ना, कुछ पैसे दी, सभी के अकाउंट में 500 रुपीज दिए। तो यही क्या है? लोक कल्याण। मान लो कि हमारे घर के अगल बगल में क्या है, कोई है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? दे देते हैं ना, या फिर हम लोग के यहाँ कोई आते हैं तो हम उनको दे देते हैं। तो यही हो गया लोक कल्याण। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 कहता है कि सरकार लोक कल्याण करेगी। क्या करेगी? लोक कल्याण करेगी। कौन करेगी? सरकार करेगी।
लोक कल्याण सरकार करेगी, सरकार का यह दायित्व बनता है, लेकिन अगर नहीं करेगी तो हम इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसको लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते। समझ में आ गया अनुच्छेद 38। उसके बाद अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि लड़का और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ उसके वेतन में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई लड़का पढ़ा रहा है और कोई लड़की भी पढ़ा रही है और सेम पोस्ट पे सेम क्लासेज को, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अनुच्छेद 39 कहता है, अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेकिन नहीं देगा समान कार्य के लिए समान वेतन तो हम कहा तो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, बट संविधान में कहा गया है ऐसा। ठीक है, तो क्या अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। जैसे कि क्या होता है कि मान लो कहीं पे कोई जॉब पकड़ा, कोई फ्रेशर्स है तो उसको कम पैसा देता है। अब इस बात पे वो लागू नहीं होगा, क्योंकि सेम फ्रेशर और वो फ्रेशर, दोनों फ्रेशर एक ही पोस्ट पे और एक ही कार्य कर रहा है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। समझ में आ गया अनुच्छेद 39। चलो उसके बाद अनुच्छेद 40 कहता है मित्र, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है, ये गांधी जी का सपना था कि पंचायत संगठन हो, क्या पंचायती संगठन के बारे में बात किया, पंचायती राज के बारे में, क्या पंचायत संगठन। पंचायत संगठन क्या होता है? आपके गांव में मुखिया है, वही पंचायत संगठन में आते हैं और अनुच्छेद 40 में आता है। समझ में आया? अनुच्छेद 40 में क्या आता है? पंचायत संगठन आता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो अनुच्छेद 40 हो गया ना। उसके बाद अनुच्छेद 41 आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना, क्या अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान किया जाएगा, नहीं किया जाएगा मतलब किया ही जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, क्या सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? बोलिए मित्रों, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे कि हमारे गांव में कुछ विकलांग लोग होते हैं, उसको क्या करता है सरकार? तो साइकिल देता है चलाने के लिए। हमारे गांव में क्या होते हैं, हमारे शहर में क्या होता है, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे सरकार क्या देती है? तो कुछ पैसा देती है, जिसे हम लोग वृद्धा पेंशन कहते हैं। और अनुच्छेद 41 के तहत ही क्या सरकार क्या देती है मित्र? तो साइकिल, विकलांग को साइकिल देता है, क्या विकलांग को साइकिल देते हैं, कौन? सरकार देती है। समझ में आ गया अनुच्छेद 41। उसके बाद अनुच्छेद 42 क्या कहता है मित्र? अनुच्छेद 42 भी तो कुछ कहता होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मनोचित दशा, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता मतलब मान लीजिए कि कोई क्या है, कोई वोमेन्स है, वोमेन मतलब गर्ल है या फिर महिला है, उसके वो क्या है, प्रेग्नेंट है, और क्या कोई वोमेन्स है या फिर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, सही है। अब प्रेग्नेंट है तो मान लीजिए उससे तो बाहरी काम नहीं करवा सकते ना, नहीं करवा सकते। अब इस स्थिति में कहा गया है कि बेबी बॉर्न होने से 3 महीना पहले उसको छुट्टी दिया जाए और बेबी बॉर्न होने के बाद 3 महीना छुट्टी दिया जाए, मतलब 6 महीना, बट पैसा पूरा मिलना चाहिए। क्या पैसा पूरा मिलना चाहिए? ऐसा कहा, किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 42 में, मतलब प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता या फिर मनोचित दशा। मनोचित दशा हुआ क्या पता है, एक बार पटना में एक वोमेन्स थी जिसका कुछ मनोचित दशा सही नहीं था, तबीयत खराब चल रहा था, उसको फीवर था। वो अपने कमांडर को कहती रह गई, कमांडर मतलब पुलिस अपने से हेड सीनियर ऑफिसर को कहती रह गई कि सर मुझे छुट्टी दे दो, या फिर मुझे कहीं कोई मतलब कहते हैं ना, कोई छाव वाला काम दे दो, कुछ बैठने वाला काम दे दो, बट उसको नहीं दिया गया। और ऐसा हुआ 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया और फाइनली वो मर गई, समझ सकते हो। और इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि ये न्यायालय में बाध्य नहीं है, देना उसकी मर्जी है, नहीं देना उसकी मर्जी है। अनुच्छेद 42 में ये कहा गया, अनुच्छेद 42 है। समझ में आएगा? अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता और मनोचित दशा। अब अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 में कुछ कहता होगा। हाँ जी बिल्कुल, अनुच्छेद 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी मिलना चाहिए। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? निर्वाह योग्य मजदूरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मित्रों? मिलना चाहिए ना, निर्वाह योग्य मजदूरी।
ठीक है, निर्वाह योग्य मजदूरी मिलना चाहिए। क्या? निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी क्या होता है? मान लीजिए आपके फैमिली में 5 लोग हैं। क्या? 5 लोग हैं। अब 5 लोग आप इतना कमाते हो कि उस 5 लोगों का पेट भी ना भरे, तो फिर क्या ये मतलब फिर से दोबारा दूसरी जगह पे कमाना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहता है अनुच्छेद 44, निर्वाह योग्य मजदूरी मिलना चाहिए जिससे कि हमारा फैमिली चल सके। समझ में आ गया? अनुच्छेद 44। चल, उसके बाद अनुच्छेद 45 आता है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? सब अनुच्छेद 43 होगा ना, अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी होगा ना। उसके बाद अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता। मतलब देखो, समान सिविल संहिता क्या होता है? अनुच्छेद 44 कहता है कि आप ना क्या, अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता, आप विवाह और तलाक की शर्तें अलग मतलब सेम होगी। विवाह और तलाक की शर्तें सेम होगी, अर्थात चाहे आपकी शादी या विवाह करने के रीति रिवाज क्यों ना अलग हो। क्या? अगर तलाक करना है तो उसी प्रोसीजर के साथ आपका तलाक होगा, अगर विवाह करना है कोर्ट में तो उसी प्रोसीजर के साथ होगा, जैसे एक हिंदू का होता है एक मुस्लिम का होता है। लेकिन अगर आप रीति रिवाज के साथ करना चाहते तो इसके लिए आपको आजादी है। क्या? इसके लिए आपको आजादी। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता। क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता किसमें? अनुच्छेद 44 में कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 45 आता है। अनुच्छेद 45 कहता है 6 से कम वर्ष के बच्चों के आयु का मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हेल्थ का ध्यान कौन रखेगी? सरकार रखेगी। अनुच्छेद 44 समझ में आएगा ना, समान सिविल संहिता। क्या? विवाह करने की और तलाक करने की शर्त एक ही होगी, चाहे क्या उसका रीति रिवाज क्यों ना अलग हो। ठीक है, अनुच्छेद 44 समझ में आ गया। उसके बाद अनुच्छेद 45 देख लो। अनुच्छेद 45 क्या, अब तो थोड़ा ही बच गया। अनुच्छेद 45 कहता है कि आपको, अनुच्छेद 45 कहता है, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को, 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को, क्या आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी। स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी। कौन रखेगी? स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी। अनुच्छेद 45 कहता है। अनुच्छेद 46 कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है कि SC ST और OBC के आरक्षण की बात करेगा। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? SC ST और OBC, SC ST और OBC के आरक्षण की बात, लेकिन नहीं देगा तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अनुच्छेद 46 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 47 क्या कहता है मित्र? समझ में आ रहा है ना? क्या समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 47 कहता है कि नशीली पदार्थों पे रोक लगाएगा। सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। क्या? पोषायुक्त। अनुच्छेद 47 कहता है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध करवाएगी। क्या? पोषण गलत है मुझे पता है, ठीक है। पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, आहार अवेलेबल कराएगी और साथ ही साथ नशीली चीजों पर बैन करेगी। क्या? नशीली चीजों पर बैन करेगी, चीजों पर बैन लगाएगी, जैसे कि दारू, कोरेक्स दवा, इन सब चीजों पे क्या करेगी सरकार? बैन लगाएगी। जैसे कि बिहार में क्या है, दारू बंद है, तो बिहार में दारू इसलिए बंद है, मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत बिहार में दारू बंद है। अनुच्छेद 48 कहता है, उसके बाद अनुच्छेद 48 आता है ना कि नहीं आता? अनुच्छेद 48 आता है। अनुच्छेद 48 कहता है कि आप ना, अनुच्छेद 48 कहता है कि दुधारू पशु की हत्या नहीं कर सकते हो। क्या? दुधारू पशु की हत्या नहीं कर सकते हो, दुधारू पशु की हत्या नहीं कर सकते, दुधारू पशु की हत्या नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद 48 का क आता है। क्या? 48 का क कहता है मित्र कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की सुरक्षा सरकार रखेगी। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव की सुरक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी। अनुच्छेद 48 का क कहता है। अनुच्छेद 49 कहता है क्या? अनुच्छेद 48 समझ गया। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा सरकार करेगी। कौन? राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा,
राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा कौन करेगी? सरकार करेगी। समझ में आ रहा है ना? सुरक्षा सरकार करेगी। अनुच्छेद 49 भी समझ में आ गया। देखो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ राज पैलेस है ना दरभंगा में, उसकी सुरक्षा सरकार करेगी। कैसे नहीं करेगी? जैसे कि मान लो जब क्या राजस्थान को भारत में विलय किया जा रहा था, तो वहां के राजा लोगों ने बोला कि हमारे महल को सुरक्षित रखा जाए। तो देखिए आज भी सुरक्षित है ना यार। हम लोगों में इससे ज्यादा क्या सहिष्णुता होगा, जहां पे लोग सांप हमारे लिए कितना जहरीला है, फिर भी हम सांप को दूध पिलाते हैं। मतलब भारतवासियों से अच्छा कहां मिलेगा और कोई? बताओ, आप ही बताओ। भारतवासियों से कहीं अच्छा कोई मिलेगा जो अपने दुश्मन को भी दूध पिलाता है। यहाँ पे अगर पाकिस्तानी भी आ जाए ना, तो उसको भी हम लोग गले से लगाते हैं। मतलब क्या हम लोगों में सहिष्णुता है ना? नहीं है समझ में आ गया। अनुच्छेद 49। उसके बाद अनुच्छेद 50 आता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है मित्र, उधर देख लो। अनुच्छेद 50 कहता है, अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना पड़ेगा। मतलब कार्यपालिका मतलब कार्य करवाने वाले और न्यायपालिका दोनों अलग होना चाहिए। जैसे पुलिस और जज अलग है ना? कार्यपालिका कार्यपालिका अलग होगा न्यायपालिका से। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगा। क्यों? 50-50। अनुच्छेद 50 50 कर दो, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दो। ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करो। अनुच्छेद 51 कहता है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 51 कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ चल यहाँ पे पता है, थोड़ा देर पेज मार कर चलता है और फिर चलना ही बंद कर देता है, ज्यादा खुला रह जाता है तो अनुच्छेद 51 क्या कहता है मित्र? देखिए अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। समझ में आ गया? अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कौन करता है? अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत यूएनओ में शामिल हुआ है। और हम आपको बता दें कि अगर अभी जस्ट एग्जाम में पूछा गया है, क्या अभी आईएएस का एग्जाम हुआ ना यूपीएससी का, उसमें पूछा गया था कि भारत किस अनुच्छेद के तहत यूएनओ में शामिल हुआ। तो अनुच्छेद 51 के तहत भारत यूएनओ में शामिल हुआ। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। और ये हो गया आपका भाग 4 खत्म। भाग 4 खत्म हो गया। अब हम आपको बता दें कि भाग 4 का क है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात है। वो फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना? थोड़ा मोड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको इस सारी चीजों का पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप तो समझिए रहे क्या कहेंगे हम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हमारा पढ़ाई कैसा लगा आप जरूर बताएं यार। देखो पढ़ाई करनी है ना तो अच्छे से करो, वरना करो ही मत। हाँ, पढ़ाई झूठी मेहनत कभी मत करो मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे नहीं पता यार। सुबह उठना कोई जरूरी नहीं है। आपका जब नींद खुले तभी चलेगा, जब जागो तभी सवेरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। चलिए आज के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कहते हैं तो फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। तो फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। और तो कर ले भरोसा आज खुद पर और फिर देख कल होता है क्या। आज जो आपको देख के चल रहे हैं, कल वही आपकी सफलता पे आपको बधाई देने के लिए आएंगे। सोचो कितना वो हसीन पल होगा। चलो बाय, सी यू।